तो देखो मैं लैब 1 कर रहा हूँ। लैब 1 के अंदर ना स्टीम एंड लीव वाला सवाल है हमारा। तो स्टार्ट हमने ऐसे करना है, सबसे पहले हम डेटा पे गए, फिर डेटा एडिटर पे गए और फिर एडिट। इधर जाके ना जितनी भी हमारी वैल्यूज थी 30 वैल्यूज थी, मैंने 30 वैल्यूज लिख दी हैं सारी। ये हो सकता है पेपर में हमें 10 दी जाए, जितनी भी दी जाएंगी हमें लिख देनी है। ये लिखने के बाद हमने मिनिमाइज कर देना है और उसके बाद हमने जाना है स्टैटिस्टिक्स में। फिर यहाँ पे समरीज में गए, समरीज के बाद डिस्ट्रीब्यूशनल प्लॉट्स। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टीम एंड लीव डिस्प्ले का, जो हमसे पूछा गया। अच्छा, पेपर के अंदर हमें जब भी प्लॉट का सवाल आएगा तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के अंदर हर किस्म का प्लॉट मिल जाएगा। तो पेपर में कोई भी प्लॉट आएगा तो हमें यहाँ पे आना है तो हमें मिल जाएगा कि जो प्लॉट हमने करना है। अभी स्टीम एंड लीफ है तो हम स्टीम लीफ पे आ गए। अब ये कर दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल चेक करने हैं हमारे, एक ही वेरिएबल है उसको कर दिया और हमने कुछ भी नहीं करना, बस ओके करने। अभी ये जो बन के आ गया हमारा आंसर आ गया। और पेपर में हमने स्टेप्स लिखने होंगे अगर पूछे गए, वरना ये जो हमारा आउटपुट है वो हम दिखा देंगे कि इस तरीके से बना है, इस डेटाबेस स्टीम एंड लीफ। तो लेव 1 तो हमारी बिल्कुल सिंपल थी। अब लैब 2 के ऊपर आते हैं। लैब 2 में भी डेटा में गए, डेटा एडिटर में गए, फिर एडिट करा। अभी जो सारा डेटा ये हमने हटा देना, या तो मैं काट के दोबारा लगाता हूँ ताकि तो मैंने एप्लीकेशन कैंसिल करके अभी दोबारा ओपन कर दी है। लैब 2 के अंदर ना हमारे दो वेरिएबल हैं, एक वाई और एक एक्स है, तो दोनों वेरिएबल हमने ऐड करने। अच्छा आतिफ, इसमें वो डालेंगे हेडिंग कि वाई है और एक्स है? नहीं, हेडिंग कुछ नहीं, बस हमने वेरिएबल ऐड करने हैं। जो भी डेटा है ना हमारा अलग अलग, जैसे एक लाइन में एक कर लिया, दूसरी लाइन में दूसरा कर लेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, डेटा बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ 11 ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ दोनों डेटा की, ताकि ना हम सिर्फ काम करना सीख लें, बाकी डेटा इतना बड़ा आएगा नहीं पेपर में। तो ये मैंने डेटा लिख दिया। अब सवाल के अंदर जो हमें काम बोला गया करने को, वो ये बोला गया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एस्टिमेट द पैरामीटर्स इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो इसको मिनिमाइज करके हम वही करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में जाए, लीनियर मॉडल्स में आए और लीनियर रिग्रेशन में जाना है। इधर जाने के बाद हमारे पास है वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल होता है जो कि किसी पे डिपेंड होता है। यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं और जो सवाल था उसके अंदर नाम लिखा हुआ था कि एक को टाइम लिखा हुआ था और दूसरा मैक्सिमम लिखा हुआ था। मतलब जो टाइम है ना वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टाइम जो था वो हमारा वेरिएबल 2 था और वेरिएबल 1 जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था।
हमेशा ये बात याद रखनी कि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बस हमने ये करा है, उसके बाद ओके कर देने। तो रिग्रेशन वाला जो हम काम करते थे मैनुअली, जैसे अभी रिग्रेशन की लैब में करा था, तो इधर डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट होने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारी एफ वैल्यू आ रही है जो कि 11.19 है। आर स्क्वायर वैल्यू आ रही है, जैसे हमें उस सवाल में बोला जाता है रिग्रेशन की लैब में कि आर स्क्वायर निकालें, तो आर स्क्वायर भी हमारा आ रहा है डायरेक्ट। और हमारी पी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हमने करना ये है कि जो हमारे स्टेप्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, वही वाले स्टेप्स लिखने हैं। तो जो पहला स्टेप होगा हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, वो एच नॉट होगा, और एच नॉट हम इक्वल टू 0 लिखेंगे एच नॉट, और फिर एक में लिखेंगे अनइक्वल टू 0। फिर स्टेप 2 हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सवाल में हमें गिवन है अल्फा की वैल्यू। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आना है। अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है वो बेसिकली हमारी एफ वैल्यू होती है, उसके अंदर हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखना होता। एफ वैल्यू लिख देते हैं और पी वैल्यू लिख देते हैं। एफ वैल्यू हमारी आ रही है 11.19 और पी वैल्यू आ रही है हमारी 0.086। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने ये लिख दिया। इसके बाद क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन के अंदर हमने बताना होता है कि क्या कंडीशन है कि हम एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। क्रिटिकल रीजन के अंदर हमने ये लिखना है, इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा देन वी रिजेक्ट एच नॉट। अब देखो पी वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आई है, ये आई है ना 0.0086। तो ये अल्फा से स्मॉलर है, ग्रेटर नहीं है। अल्फा तो हमारा 0.05 होता है, तो अल्फा से स्मॉलर है। जब भी ये अल्फा से स्मॉलर होगी तो हमने एक्सेप्ट कर लेने। तो क्रिटिकल रीजन हमने बता दिया कि अगर हमारी पी वैल्यू जो है ग्रेटर देन अल्फा है तो हम रिजेक्ट करेंगे, और स्मॉलर देन अल्फा है तो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये स्मॉलर देन अल्फा है, तो यहाँ पे एट द एंड हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि वी रिजेक्ट एच नॉट, मतलब नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में होता ये है कि हम जीरो के कर लेते हैं। तो ये हमारी लैब 2 हो गई। तो हमें सवाल में बोला हुआ होगा नल हाइपोथेसिस यानी एच नॉट इज इक्वल टू 0। हाँ सवाल के अंदर बोला जाएगा, और सवाल के अंदर अगर नल हाइपोथेसिस में एच नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया गया तो सही है, जिस तरह हमें रिग्रेशन की लैब में गिवन था। लेकिन अगर कुछ और लिखा हुआ हो, जैसे 10 लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, मतलब एच नॉट इक्वल टू 10 है, जो भी है तुम्हारा उससे काम नहीं। तुम्हारा काम है अल्फा से, जो अल्फा की वैल्यू है, और पी वैल्यू से, इससे तुमने देख के करना है। अच्छा, इससे और पहले जब हम करते आए, ये कंडीशन भी हमने खुद ही बनानी है कि अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगी या पी वैल्यू लेस देन अल्फा होगी, यानी हर केस में यही रहेगा। हर केस में यही रहेगा क्रिटिकल, वो क्रिटिकल रीजन हमारा। हमें कोई बेल शेप कर्व नहीं बनाना जो हम पहले बनाते आए थे, वो सब अब नहीं करना। ना हमने कोई टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में फॉर्मूला लिखना है जो हम पहले लिखते थे ना कि z टेस्ट का ये, t का ये, इधर इस तरह कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि मेरी फाइल के अंदर तुम लोग को नजर आए कि मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ या बेल शेप कर बनाया, वो गलत है, क्योंकि उस पर काफी सबको मसले हुए थे लैब चेक कराते टाइम। सबको बोला गया था कि गलत काम है। तो बाद में मुझे कंफर्म मैंने कर लिया कि हमने ना बेल शेप बनाना है, ना हमने फॉर्मूला लिखना है। हमने सिर्फ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर पी वैल्यू और एफ वैल्यू लिखनी है। एफ वैल्यू से यहाँ पे हम डिसीजन नहीं लेते। एफ वैल्यू जो आई है यहाँ पे 11.19 आई है, इससे हमने डिसीजन नहीं लेना है। जब हम मैनुअली करते थे तो एफ वैल्यू से डिसीजन इस तरह लेते थे कि ये हमारी वैल्यू होती थी कैलकुलेटेड, और हम टेबल लेते थे एफ टेबल से, तो हमें टेबुलेटेड मिल जाती थी। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके लेते थे डिसीजन कि एफ वैल्यू टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड का। लेकिन जब हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो हमने ये नहीं करना, हमने सिंपल पी वैल्यू से आंसर दे देना है अपना। सही है, बस यानी पी वैल्यू और अल्फा को देखना है और उससे बस हमने कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन लिख देना है, लेकिन जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्टेप 3 है ना, उसके अंदर हमने एफ वैल्यू भी लिखनी होगी। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसके अंदर मेंशन नहीं होगा कि एफ टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि मेंशन ना हो। ठीक है, तो तुमने वहां पे अपनी मर्जी से कर लेना है जो भी टेस्ट तुम करना पसंद करो। इन
मेजोरिटी को जो हमारे सवाल है उनमें मेंशन है कि टी टेस्ट करना है, जो करना है वो लिखा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ठीक है, हमें ठीक जो है। अभी पेपर हमने जो अभी दिया है, जिसके अंदर हमें एक सवाल आ गया था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, जो कि किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या होता है। जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ना, वो अनोवा टेस्ट होता है, और जो अनोवा टेस्ट होता है वो एफ टेस्ट होता है। समझ रहे हो बात कि एनोवा टेस्ट, एफ टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये सारी एक ही चीज है, बस डिफरेंट नेम्स हैं इनके। अच्छा, जैसे हम उसमें मिस राहत बीवी वाली लैब में अनोवा टेबल बनाते थे तो उसमें एफ टेस्ट लगता था, तो उसी को बस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कह सकते हैं। हाँ, उसी को कह सकते हैं, और एफ टेस्ट भी उसी को कह सकते हैं। मतलब तीन नाम है जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे क्या हो रही है। अब एनोवा की भी टाइप होती है ना, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा। वो वेरिएबल के ऊपर मैटर करता है कि अगर हम एक वेरिएबल पे कर रहे हैं तो वन वे कर लेंगे, वरना टू वे एनोवा करना पड़ता है। अभी इसके अंदर भी स्टेटा के अंदर हमें कराई गई है एक लैब, जिसके अंदर वन वे एनोवा, टू वे एनोवा की भी लैब है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मिसाल के तौर पे मिस मेंशन ना करें कि टाइम है या कौन है, कोई और नाम मेंशन हो, तो हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? देखो, इसके लिए ना तुम्हें फिजिक्स आनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा था ना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो हमें पता था कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इस तरह मतलब जो जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो किस कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है ना। जैसे हम कहते हैं कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंट, मतलब हमें एक आइडिया हो जाता है यार। सिंपल बात है कि स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है। चलो ठीक है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि फोर्स है, जैसे फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, किसी पे नहीं करी फोर्स अपने आप पे। लेकिन स्पीड फोर्स पे कर रही है, जितनी फोर्स होगी उतनी स्पीड किसी चीज की ज्यादा हो सकती है। तो अगर तुम्हें दो वेरिएबल दे दिए गए, स्पीड और फोर्स, तो तुम खुद जज करोगे कि स्पीड जो है फोर्स पे डिपेंड करती है। अगर फोर्स नहीं होगी तो स्पीड खत्म हो जाएगी। अच्छा, और अगर कुछ भी मेंशन ना हो, सिर्फ एक्स और वाई हो, तो इन दोनों वेरिएबल में डिपेंडेंट कौन सा होता है? इन दोनों में तुम फिर बोलोगे कि ग्राफिकली हम कहते हैं ना कि डिपेंडेंट कौन सा है। जो एक्स है ना उस पर वाई डिपेंडेंट होता है। मतलब जो एक्स है ना, एक्स एक्सिस जो है उस पे वाई एक्सिस डिपेंडेंट होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया गया सही हो। है, सही है, सही है, सही है। क्योंकि तुम लॉजिकली सोचो ना, जो एक्स है वो बेस है, और बेस के ऊपर परपेंडिकुलर वो वाई होता है, तो डिपेंड एक्स पे वाई कर रहा है ना, क्योंकि वाई जमीन है। अब जमीन पे वो डिपेंड कर रहा है ना वाई। सही, सही। वैसे ना कभी भी ये जो एनालिसिस के सवाल होते हैं, इनमें हर हाल में मेंशन होगा कि क्या चीज़ है, एक्स और वाई नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली नाम होगा चीज़ों का कि किस चीज़ का हम कर रहे हैं। अच्छा, अब लैब 3 के ऊपर आ जाते हैं। लैब 3 के अंदर हमें मेंशन किया गया कि हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, और एक वर्ड यूज किया गया एवरेज का। एवरेज का मतलब होता है मीन। तो हाइपोथेसिस मीन हमने टेस्ट करना है। तो अब मैं इसका डेटा एंटर करता हूँ। दो लैब हमारी हो गई, लैब बिल्कुल इजी है इसकी। तो अभी मैं इसका डेटा एंटर कर रहा हूँ, डेटा एडिटर में जाके डेटा एडिट पे गए। अब यहाँ पे जो लैब 3 है ना, इसके अंदर जो जितनी ऑब्जर्वेशन हैं, मतलब एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल 1 में ही हम ऐड करते जाएंगे। जो 10 वेरिएबल है वो मैंने ऐड कर दिए, मतलब डेटा एंटर कर दिया है। अब मिनिमाइज करेंगे
अब वही स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे। एक मिनट देखता हूँ किस पे जाएंगे। समरीज पे गए, उसके बाद अच्छा समरीज पे जाना है हमें। समरीज पे जाने के बाद क्लासिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे टी टेस्ट होगा। टी टेस्ट जो होता है वो मीन कंपैरिजन का टेस्ट होता है या एवरेजिंग का टेस्ट होता है। क्योंकि टी टेस्ट का तुम्हें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला पता है कि एक्स बार ओवर म्यू फिर डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन। मतलब एक इसका जो समझ लो कि हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना टी टेस्ट का, वो उसमें मीन आता है। मतलब एक पॉपुलेशन मीन माइनस सैंपल मीन जो होता है उस तरह का इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है। तो मीन कंपैरिजन का नाम आ जाए पेपर में, डायरेक्ट टी टेस्ट नहीं लिखा हुआ आएगा। जिस तरह मैंने अभी बताया था कि एनोवा, एफ टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के डिफरेंट नेम्स हैं, ये एक ही चीज के। इसी तरह यहाँ पे टी टेस्ट के भी डिफरेंट नेम है। एवरेज लिखा हुआ आ जाए, मीन लिखा हुआ आ जाए, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीन कंपैरिजन टेस्ट या टी टेस्ट, तो तीन नामों से आ सकता है सवाल। अब यहाँ पे 1 सैंपल 2 सैंपल है तो और पेयर्ड भी है। सवाल में तुम्हें अगर एक सैंपल गिवन है तुमने 1 सैंपल करना है, अगर 2 सैंपल गिवन है तो हमने 2 करना है। अभी 1 सैंपल है हमारा, हम वेरिएबल में ऐड कर देंगे, वेरिएबल 1 है। अब हाइपोथेसिस मीन, ये जो मीन होता है ये अगर गिवन होता है तो हम लिख देते हैं, जो भी गिवन होता है लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम इसको 0 ले लेंगे। इसके बाद अब अल्फा की जो वैल्यू कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 99% हमें बोला गया है और ओके कर देंगे। तो ये 1 सैंपल टी टेस्ट हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो हमने स्टेप्स लिखने होंगे वो वही स्टेप्स होंगे कि हमने पहले स्टेप 1 लिखा, एच नोट लिखा। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैंने अभी देखा है कि हाइपोथेसिस मीन जो है ना वो 10 है। वही है कि हाइपोथेसिस मीन का मतलब ये होता है कि जो हम हाइपोथेसिस ले रहे हैं ना, जैसे एच नॉट लेते हैं, एच नॉट लेते हैं फिर उसके बाद 2 डॉट लिखते हैं, फिर हम म्यू लिखते थे, म्यू के बाद हम लिखते थे इक्वल टू 0, तो फिर ये होगा। लेकिन अभी जो मैंने सवाल हमारी लैब 3 है इसके अंदर 10 दिया गया, तो मैं वही काम दोबारा करता हूँ उसी डेटा पे 10 के लिए। यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ। ये चीज नोट करनी है, पेपर के अंदर तुम्हें दिया क्या डेट, सवाल को अंडरस्टैंड करना यहाँ पे मैटर करता है। अभी मैंने 10 कर दिया। अब देखो अगर मैं 0 रखा था तो यहाँ पे जो हमारा एच नॉट है इसकी वैल्यू उस तरह आ रही थी, मतलब हमारा टेस्ट गलत हो रहा था। अभी तुम देखो ये वैल्यूज सही आ रही है, वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, मतलब हमने टेस्ट सही परफॉर्म करा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अगर कभी भी तुम्हारा इस तरह आ रहा हो 0 0 तो तुम समझना कि कुछ गड़बड़ है। अभी यहाँ पे देखो टी वैल्यू जो है हमारी वो भी इस तरह की आ रही है और यहाँ पे ये आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे एनालाइज अगर हम करेंगे इसको तो हमारी पी वैल्यू कौन सी है, पी वैल्यू जो है ना हमारी सेंटर वाली है। सेंटर वाली इसलिए क्योंकि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था सवाल में वो एच नॉट मतलब एच ए मीन इज इक्वल टू 10 लिखा था। हमने हमने ये वाले साइन नहीं लिखे थे, लेकिन ये 3 पी वैल्यूज देता है सॉफ्टवेयर के। अगर कोई इस तरह करना चाहे इस तरह करना चाहे, लेकिन हम इक्वल के लिए करते हैं हमेशा, तो हम इस सेंटर वाली पी वैल्यू को देखेंगे। अब सेंटर वाली पी वैल्यू पे हमारी वैल्यू ये आ रही है, और जो हमने अल्फा लिया था, अल्फा सवाल में हमारा है 99% का, मतलब 0.1। तो जो हमारी कंडीशन होती है कि पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब पी वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन अल्फा है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। और अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है 0.01 है यहाँ पे, और पी वैल्यू यहाँ पे कितनी ज्यादा आ रही है 0.34 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा आपने इसको रिजेक्ट कर देंगे। हम इस सवाल का सिंपल कंक्लूजन ये लिखेंगे कि वी रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट कर देंगे। हमारी लैब 3 भी हो गई। अब लैब 4 पे आ जाती है। यार वो आतिफ, हाँ
यार मुझे आवाज सुनी दे रहे थे ना, अभी अभी आया यार मैं, दोस्त आ गया था। नहीं नहीं, आवाज आवाज हाँ नहीं बस दे वो रही थी। मुझे लगा शायद तुम अंदर सर बोल रहे हो, मैं गायब। अच्छा वो आते भी जो बीच वाला जो कॉलम है, मतलब ये बीच वाला इसी से करेंगे ना टेस्टिंग? हाँ, इसी से करेंगे। और हमने ये देखना है कि अगर ये वैल्यू हमारी अल्फा की वैल्यू से बड़ी है तो हम रिजेक्ट कर देंगे अपना एच नॉट, मतलब नल हाइपोथेसिस। बस ठीक है, सही है। जिस तरह हम एफ टेस्ट में भी यही कर रहे थे ना, सेम। हाँ, सारे टेस्ट सेम है, बस जब तुम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्टेप 3 लिखोगे ना तो तुमने दोनों वैल्यू लिखनी है। ये टी वाली वैल्यू भी लिखनी है और ये वाली भी लिखनी है, पी वैल्यू दोनों लिखनी होगी। सही है। अच्छा हम एक दफा दोबारा रिपीट करना, हम गए कहाँ पे थे समरे स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद? स्टैटिस्टिक्स में गए, फिर समरीज में गए, फिर क्लासिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे सारे टेस्ट हैं, ये टेस्ट मीन कंपैरिजन पे गए। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अब मैं डेटा में जाता हूँ, डेटा एडिटर में जाके एडिट। अब ये जो डेटा है, इसी डेटा के ऊपर हमने वेरिएंस कंपैरिजन का टेस्ट लिखा हुआ है। मतलब सवाल है कि डेटा सेम है, अब हमने वेरिएंस कंपैरिजन का टेस्ट करना है। तो वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ये बंदा गलती ना करते कि मैंने जो बात बोली थी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा टेस्ट होता है, तो वो एनोवा टेस्ट कर दे। एनोवा टेस्ट यहाँ पे नहीं करना। ये स्टेटा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मतलब एक नाम दिया गया है कि वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट, मीन कंपैरिजन टेस्ट। मीन कंपैरिजन को तो टी टेस्ट बोल सकते हो, लेकिन वेरिएंस कंपैरिजन को एनोवा नहीं बोल सकते, क्योंकि एनोवा का अलग होता है कॉलम यहाँ पे। और एनोवा तो जो होता है ना सवाल वो में, बेसिकली सवाल में क्या हमारे कह रहे पास हो? ये लिखा हुआ है वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट। सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पे वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है ठीक है। अच्छा अगर एनोवा का लिखा हो तो इसमें एनोवा होता है ना वैसे ऑप्शन में? एनोवा है, लेकिन एनोवा 2 वेरिएबल के लिए। एनोवा में तुमने बात याद रखनी है, अगर 2 वेरिएबल दिए गए होते ना तो हम हम्म। एनोवा से करते। यही वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट होता या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता, कुछ भी होता वेरिएंस का, एनोवा से होता। लेकिन 2 वेरिएबल अच्छा होते ना, एक वेरिएबल पे एनोवा नहीं होता। सही। तुम अगर रिग्रेशन की लेवल भी देखो तो वहां पे भी हमें एक्स वाई 2 वेरिएबल दिए गए, तब हमने एनोवा करा है वहां पे। हाँ सिंगल वेरिएबल पे एनोवा नहीं होता। सिंगल वेरिएबल जैसे यहाँ दिए हुए, तो यहाँ पे अलग से टेस्ट दिया गया, वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट ठीक है। के ऊपर हम आ गया वेरिएंस कंपैरिजन। अब ये वन सैंपल है, देख रहे हो यहाँ पे बात। अभी हम कर रहे हैं ना, वरना अनोवा से भी हो सकता था 2 सैंपल होता हम्म। तो। वेरिएबल हमारा 1, अल्फा की वैल्यू हम ले लेंगे 99%। अब हाइपोथेसिस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सवाल में गिवन होगा। सवाल में गिवन है 0.05। सवाल में अगर गिवन नहीं होता तो हम 0 ले लेते, लेकिन 90% चांस है गिवन होगा। अब ओके कर दिया, अब ये आ गया। अच्छा, सवाल के अंदर यहाँ पे हमें जो एच नॉट दिया गया था ना, या एच नल हाइपोथेसिस जो होता है, उसके अंदर ये बोला गया था कि ग्रेटर देन, ये नहीं बोला गया था कि इक्वल टू। मतलब हमने हमेशा इक्वल टू वाला हाइपोथेसिस से एनालाइज नहीं करना। जैसे इधर इक्वल टू है तो इससे एनालिसिस में नहीं करना है, कि सवाल के अंदर बोला गया है कि ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब ये है कि हम आखिरी वाई को देखेंगे। अच्छा मतलब सवाल के लिहाज से देखना है इसको। हाँ, सवाल में तीनों में से कोई एक केस दिया गया होगा, या तो इक्वल टू दिया गया होगा, या तो ये दिया गया ग्रेटर देन, या तो लेस देन। अच्छा जो भी दिया गया होगा तुमने वही स्टेप 1 में मतलब इनइक्वलिटी यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि हर बार हम इक्वल पे ही करते हैं काम। ठीक है। इस साल में ग्रेटर देन के लिए बात की गई थी।
तो ग्रेटर देन पे हम ये देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू। अब जो हमारे स्टेप्स थे वो ये थे ना कि अगर हमारे पी वैल्यू जो है ग्रेटर देन अल्फा होगी तो हम रिजेक्ट करेंगे, लेकिन ये ग्रेटर देन नहीं है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 0 है, 0 पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, स्टेप सारे वही सेम होंगे। तो ये हमारी ये वाली लैब भी हो गई। अच्छा, जब हम टी टेस्ट कर रहे थे तो जब उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्टेप हमारे पास आया था तो हमने टी का फॉर्मूला तो नहीं लगाया था ना, तो तुम बता रहे थे फॉर्मूला। और फॉर्मूला नहीं लगाया था हमने। और दूसरी बात ये कि इस सॉफ्टवेयर का कमाल ये है कि इन्हें खुद ही जज कर लेते हैं कि अभी देखो यहाँ पे टी टेस्ट नहीं लगा, यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट लगा है। मतलब हमें सवाल में कहीं काई स्क्वायर टेस्ट नहीं लिया गया था, लेकिन जब हम एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारा स्टेप 3 होगा जिसके अंदर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं, वहां पे हमने काई स्क्वायर टेस्ट की भी वैल्यू लिखनी होगी, जो कि ये आ रही है 443। सही सही। मतलब इससे ये होगा कि मतलब हमें चीजें नहीं भी आती लेकिन सॉफ्टवेयर हमें बचा रही है पेपर में, कि हमें टेस्ट का नाम भी बता रही है कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाना है। हमें से सॉफ्टवेयर से वो जो चीज बोली गई ना, जैसे वेरिएंस के एनालिसिस, वो हमें नजर आ जाएगा स्टैटिस्टिक पे जाके, हम मतलब ढूंढ ही लेंगे अगर किसी को नहीं भी आता हो। लेकिन असल अच्छा, और चीज है कि 99 सवाल 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये कि अल्फा की वैल्यू 0.01। हाँ, अल्फा की वैल्यू 0.01। सही है। अब ये वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट अभी हमने करा सिंगल वेरिएबल के लिए, अब डुअल वेरिएबल के लिए भी हम वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट ही करेंगे। एनोवा पे नहीं जा रहे, हमें जो कराया गया क्लास में हम उस पे रहेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर मेंशन है कि वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट करना है, मतलब डुअल के लिए भी। अगर सवाल के अंदर एनोवा डायरेक्टली लिख दिया जाए ना तो हम एनोवा से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया, मेंशन किया गया कि वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट पे डुअल सैंपल के लिए करना है। अब मैं दोनों वेरिएबल का डेटा ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने डेटा एंटर कर लिया है। अब मैं मिनिमाइज करता हूँ, वही स्टेप्स करता हूँ जो करने हमने। स्टैटिस्टिक्स पे गए, स्टैटिस्टिक्स पे गए, इसके बाद हमारा है क्लासिकल, अच्छा समरीज पे गए, क्लासिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे वेरिएंस कंपैरिजन टेस्ट है, इस पे चले गए। अब ये 2 सैंपल है। अब 2 सैंपल यूजिंग वेरिएबल, हमने वेरिएबल एंटर करें। फर्स्ट वेरिएबल वेरिएबल 1 है, सेकंड वेरिएबल वेरिएबल 2 है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हमारा वो 98 है। अच्छा 98 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम 99 ही ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब ये हमारा वेरिएंस टेस्ट हो गया 2 सैंपल का। अब सवाल जो हमें दिया गया था इसके अंदर हमें इक्वल के लिए कहा गया था, मतलब इक्वल और अनइक्वल के लिए, जो कि ये पहला हम सेंटर वाला देखेंगे। तो ये हमारी पी वैल्यू आ रही है।
तो पी वैल्यू देखो ग्रेटर देन अल्फा है, तो सिंपल हम रिजेक्ट कर देंगे अपनी नल हाइपोथेसिस को, और हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर एफ वैल्यू भी लिखेंगे और ये वाली भी लिखेंगे। तो अभी हमारी 3 लैब्स एंड हो गई हैं, और टाइम एंड होने वाला है, तो तो मैं कैंसिल करके दोबारा, हाँ क्या कह रहे हो? सेस सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास? सेस? नहीं, अभी वो करूँगा डाउनलोड। अच्छा ओके। तो टाइम एंड होने वाला है, मैं कैंसिल करके फिर दोबारा करता हूँ। लैब 3 तक हो गया, तो टोटल लैब 8 हैं, ये जितनी भी सारी करते हैं फिर। ओके ओके।